हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं अपने पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के कंबाइंड चैप्टर जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें अगले टॉपिक की रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज। लेकिन ये बात हो रही है पार्लियामेंट्री लेवल पर, लोकसभा के लेवल पर। ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने शुरू शुरू में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था उससे पहले अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर इस चीज़ को जाने या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी जाने, एक कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का एक सिस्टम होता था। आप कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को छोड़ो, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़े होंगे। उसमें कम्युनल रिप्रेजेंटेशन होता था कि हिंदू जनसंख्या जहाँ जहाँ पर है, मुस्लिम जनसंख्या जहाँ जहाँ पर है, तो उसके बेसिस पर कुछ सीटें एलोकेट करी जाएंगी। राइट, सुना होगा आपने ऐसा। इस चीज़ को तो अबंडन कर दिया गया था, ये तो हटा दिया गया था। संविधान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं डाली गई। बट हमारा संविधान बात करता है फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द लोकसभा पॉपुलेशन रेशियो के बेसिस पर। ये सेम चीज वही है जो हमने स्टेट लेजिस्लेचर वाले सीरीज में पढ़ी थी, बिल्कुल डिट्टो वही वर्ड्स हैं। पॉपुलेशन रेशियो मतलब एससीज और एसटीज का क्या होगा? द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स जो कि रिजर्व्ड हैं किसी एक स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर, ऐसे किसी शेड्यूल कास्ट के लिए या शेड्यूल ट्राइब के लिए, उतनी ही सीटें रिप्रेजेंट होंगी लोकसभा के अंदर जितनी उनकी पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर राज्य के अंदर या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, तो आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन उस हिसाब से देखा जाएगा। अब ऐसा तो नहीं करा जा सकता ना शाइनी कि 50% एससी एसटीज और 50% जनरल कैटेगरी, ये चीज तो नहीं हो सकती ना। हो सकती थी किस सिचुएशन में? जब इनकी पॉपुलेशन क्या होती, जनरल कैटेगरी से, यस। लेकिन ज्यादातर किसी भी मतलब हर राज्य की बात नहीं करते हैं, लेकिन जनरली ओवरऑल इंडिया में क्या है एस टी एस सी का क्राइटेरिया और जनरल कैटेगरी का क्राइटेरिया, कौन ज्यादा है जनसंख्या वाइज? जनरल। ठीक है। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन है इसको 10 साल तक ऑपरेट करना था, अप टू 1960। लेकिन इसको बार बार जो पार्टीज हैं, जैसा कि मैं आपको बताता रहा हूं पॉलिटिकल एंगल के लिए, इसको कॉन्टिन्यूसली एक्सटेंड करा गया है सरकारों के द्वारा। हर बार एक अमेंडमेंट एक्ट लाके 10 साल के लिए इसको बढ़ा दिया जाता है। जो 95th अमेंडमेंट एक्ट था 2009 में जो आया, 2009 में जो 95th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें बोला गया था ये जो रिजर्वेशन है अलोंग विद एंग्लो इंडियंस जो नॉमिनेटेड होते हैं लोकसभा के अंदर, दोनों की बात करी गई थी साथ में। अब अशप्रीत आपकी वाली बात पर आ जाते हैं। ये 2020 तक लास्ट करना था। साल 2019-20 में अशप्रीत क्या होता है, 104th अमेंडमेंट एक्ट आता है। उस एक्ट में यह बोला गया कि फिर से 10 साल के लिए 2030 के लिए एससी एसटी एससीज एंड एसटीज को जो रिजर्वेशन दी जाती है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसमें से एंग्लो इंडियन वाला जो नॉमिनेटेड मेंबर वाला जो क्राइटेरिया था इसको स्क्रैप कर दिया गया, लोकसभा के लेवल पर भी और विधानसभा के लेवल पर भी। विधानसभाओं में भी अशप्रीत ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियंस के। ये एंग्लो इंडियन वाला पूरा क्राइटेरिया ही समाप्त कर दिया गया है। लेकिन ये जो एस सी शेड्यूल कास्ट एंड एस टी शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए जो रिजर्वेशन का जो फंडा है, 95th अमेंडमेंट एक्ट ने बोला था साल 2020 तक ये रहेगा। 2020 में अमेंडमेंट एक्ट आया, 104 अमेंडमेंट एक्ट, फिर से 10 साल के लिए 2030 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब समझ में आया अशप्रीत ये चीज? ठीक है। दो सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। हालांकि इनके लिए सीट रिजर्व्ड है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो। अब अगर सीट्स रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब मेंबर के लिए और ये चुनाव में खड़े हो रहे हैं, मयूरी चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो अगर हम एससी या एसटी नहीं है तो क्या हम इनको वोट करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। मतलब आज के हिसाब से अगर हम बोले तो ये तो नॉनसेंस क्वेश्चन हुआ। ईवीएम पे क्या सबके आगे लिखा रहता है मयूर, ये एसटी है, ये एसटी है, ये ओबीसी है, सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम, ऐसा लिखा रहता है उनके आगे? अब आ जाओ वापस पहली लाइन पर। इसी प्रकार की चीजें होती थी अशप्रीत पहले कम्युनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर, कि अगर आप किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो ना, अगर आप एससी हो
तो आप एससी को ही वोट कर पाओगे और किसी को नहीं कर पाओगे। अगर आप सिख हो ना, तो आप एक सिख कैंडिडेट को ही वोट कर पाओगे और किसी को नहीं कर पाओगे। अश्प्रीत, ये चीज़ क्या अच्छी थी बताओ? इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को अबंडन कर दिया था। अब समझ में आई ये वाली लाइन अश्प्रीत, पहली वाली? और ये समझ में आया कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ये है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इससे हमारी डाइवर्सिटी या यूनिटी कुछ दिखती है इंडिया की? बताओ अगर ऐसा कुछ करे तो। ये अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है ये देश के लिए? नहीं। इससे तो हम लोग वी फीलिंग और दे फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं ना समाज के अंदर। इसका मतलब अगर ऐसा कुछ करे तो ये चीज़ याद रखना। हालांकि सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, लेकिन फिर भी अगर एससी और एसटी कैंडिडेट एक खड़ा होता है इलेक्शन में इलेक्ट होने के लिए, तो इनके इलेक्शंस में, इनके चुनावी प्रक्रिया में सारे के सारे वोटर्स जो कि एक रजिस्टर्ड वोटर है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से, सब वोट करने जाएंगे विदाउट एनी सेपरेट इलेक्टोरेट। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि एससी वाले उस कमरे के अंदर चले जाओ वार्ड नंबर 4, ओबीसी वाले वार्ड नंबर 6 में चले जाओ, वहां पर तुम्हारा ओबीसी कैंडिडेट है। ये सब नहीं, ये ड्रामेबाजी नहीं। एक जो मेंबर है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, एक इंपॉर्टेंट चीज और है मयूर, ये चीज सुनना। एससी और एसटी ये अपनी रिजर्व सीट तो लड़ ही सकते हैं। अगर वहां से कल को एसटी एससी सीट हो गई, डिक्लेयर हो गई, तो ये उस पर तो खड़े हो ही सकते हैं। लेकिन अगर ये किसी जर्नल सीट पर भी इलेक्शन लड़ना चाहे ना, तो तब भी लड़ सकते हैं। दे आर नॉट डिबार्ड फ्रॉम इट। यानी कि अर्पित, ये चीज समझ में आई? विदाउट यूजिंग द टाइटल ऑफ एससी एसटी अगर जनरल सीट पर भी चुनाव लड़ना चाहें तो भी लड़ सकते हैं। सबको बताओ, ये चीज समझ में आई? नहीं नहीं, जर्नल वाला कैसे यार, एक बार बताना। फिर ये हुआ क्या देश में? फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? हाँ, कंडक्ट करा दिए थे, हाँ। जर्नल वाला लेकिन नहीं लड़ सकता अशप्रीत, याद रखना, सब लोग याद रखने वाली चीज, ठीक है? अगर कोई जनरल कैंडिडेट है तो वो नहीं लड़ सकता फिर एससी एसटी की सीट पे। अब ये देखो, जो 84th अमेंडमेंट एक्ट है 2001 का, इट प्रोवाइडेड फॉर रीफिक्सिंग ऑफ रिजर्व सीट्स ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस। अब ये बहुत दिमाग खा रहा है ये 84th अमेंडमेंट एक्ट और 87th इसके साथ। 84th अमेंडमेंट एक्ट 2001 जो है, इट प्रोवाइडेड फॉर रीफिक्सिंग ऑफ रिजर्व सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन फिगर ऑफ 1991 सेंसस। जर्नल सीट्स में जो रैशनलाइजेशन करना था उसके बेसिस पर। बाद में लेकिन क्या हुआ, 87th अमेंडमेंट एक्ट जो 2003 आया, इट प्रोवाइडेड फॉर द रीफिक्सिंग ऑफ रिजर्व सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। 1991 के सेंसस के बेसिस पर नहीं, लेकिन बाद में पूरी बात तो लिख दे। लास्ट में क्या बोला गया इसके द्वारा? विदाउट However, this can be done without altering the number of seats allocated to each state in लोक सभा। देखो, लक्ष्मीकांत ब्लंडर कर देता है कभी कभार। शाइनी देख रहे हो? अगर ये किसी के दिमाग में घुस जाए तो वो एग्जाम में अपना बेड़ा गर्क कर लेगा सिर्फ इतने बात को सुनकर। यहां पर वो सोचेगा ये सेंसस यूज हो रहा है, 2011 का सेंसस यूज हो रहा है ना? वो ये भी सोचेगा 1991 सेंसस भी यूज हो रहा है। लेकिन ऊपर क्या है पूरी बात? दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा। वो तो बदलेंगी नहीं। कब तक नहीं बदलेंगी? कौन से साल तक? एफपीटीपी सिस्टम लोकसभा के चुनाव में यूज होता है। एफपीटीपी सिस्टम, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट कर रखा है सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा के केस के अंदर, लेकिन लोकसभा में इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को हमने प्रेफर नहीं कर रखा है। इंस्टेड हमने अडॉप्ट कर रखा है एफपीटीपी सिस्टम। इसको एफपीटीपी क्यों बोलते हैं? इनिशियल लेटर्स निकालो, एफ पी टी पी सिस्टम, फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। मैं आपको दोनों समझाऊंगा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, लेकिन आप ये याद रखना, एफपीटीपी सिस्टम तो चलो एक सिस्टम है,
जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, इसके अंदर आता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और एक आता है लिस्ट सिस्टम। हमारे देश के अंदर ये लिस्ट सिस्टम फॉलो नहीं होता किसी भी इलेक्शन में। हम पीआर फॉलो करते हैं, लेकिन पीआर के इस वाले पार्ट को फॉलो करते हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या फिर एफपीटीपी। पीआर का एक दूसरा हिस्सा भी होता है लिस्ट सिस्टम। लिस्ट सिस्टम हमारे देश में फॉलो नहीं होता, ये चीज याद रखना। समझाऊंगा तो आपको फिर कहानी याद हो जाएगी, क्योंकि अभी के लिए लेकिन आप एक वर्ड को याद रखना कि लिस्ट सिस्टम पीआर का पार्ट होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का। हमारे देश में कभी यूज नहीं होता ये, ठीक है। तो एफपीटीपी सिस्टम जो है ये हम यूज करते हैं, और इसको एक नाम बोला जाता है सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। अब ये पार्लियामेंट का चैप्टर इसलिए लिख रहा है यहाँ पर लोकसभा, एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी, यानी कि विधानसभा के लिए भी। लेकिन अगर हम लोग बात करें राज्यसभा की प्लस विधान परिषद की, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहां पर कौन सा सिस्टम यूज होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अच्छा, मुझे आप एक बार बताओ, सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसको हम लोग एफपीटीपी सिस्टम भी कहते हैं, और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, लिस्ट सिस्टम तो मैंने आपको बता दिया, तो वैसे ही फॉलो नहीं होता। तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और एफपीटीपी सिस्टम, इनमें से कौन से चुनाव की प्रक्रिया को मैं डायरेक्ट इलेक्शन कहूंगा और इनडायरेक्ट किस वाले को कहूंगा? एफपीटीपी डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब क्यों है एसप्रीत? इसका मतलब क्या? डायरेक्ट है तो क्या, इस वर्ड से मतलब क्या? नहीं, लोकसभा में यूज नहीं, जनता यहां पर डायरेक्टली आके वोट करती है कैंडिडेट को, ठीक है। और पीआर में क्या होता है, जो उम्मीदवार खड़ा होता है जनता का एकदम से योगदान नहीं होता, 1-to-1 कॉन्टेक्ट नहीं है ना। जनता किसी और को इलेक्ट करेगी और वो पर्सन फिर उसको इलेक्ट करेगा, राइट। मतलब बीच में एक, क्या कहोगे आप, एक मीडिएटर होता है इसमें, है ना शाइनी, राइट। बीच में कोई ना कोई है, हम डायरेक्टली उस कैंडिडेट तक नहीं पहुंच सकते उसको इलेक्ट करने के लिए, ठीक है। अंडर द सिस्टम ऑफ, क्या होते हैं, हाँ उसी को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम एक्चुअली क्या है मयूर, दो चीज़ों को बोला जाता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी और लिस्ट सिस्टम भी। लेकिन जैसा कि मैंने क्लियर कर दिया, लिस्ट सिस्टम दूर दूर तक हमारे देश में यूज़ होता ही नहीं है। तो हम लोग जो बोलते हैं ना एक सांस में, लोगों की आदत पड़ गई है बोलने की, होता प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ही है। कोई हमसे पूछे कि आपके देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कौन सा सिस्टम यूज होता है, कौन सा, तो वर्ल्ड के अंदर दो तरह के सिस्टम्स होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, दूसरा होता है लिस्ट सिस्टम। हम लोग क्योंकि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज करते हैं, इसलिए आपने जनरल बुक्स में लिखा होगा, एक ही लाइन में लिखा रहता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, हमेशा, है ना, इसलिए लिखा रहता है। अंडर टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यानी कि अंडर एफपीटीपी सिस्टम, हर कैसे होता है इसका चुनाव देखो, जो हर एक मेंबर होता है, एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, यहां पर कौन से लेजिस्लेचर की बात हो रही है? पार्लियामेंट की, ठीक है। और कुल मिलाकर अगर मैं एवरी मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर कहूं, एमपी, हर एक एमपी अपने एक ज्योग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। यानी कि मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी एक बात बताना अपने लॉजिक से, राहुल गांधी मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स कर सकते हैं क्या? मोदी जी कर सकते हैं कि राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर कुछ ऐसा? नहीं, अरे वो उसका एक डेजिग्नेटेड, उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी उसको दे रखी है। आपको पता होगा, एक स्कीम सुनी होगी आपने, एमपी लेड स्कीम, इनको मिलता है 5-5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए, वो अपना देख लेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी। वरना अगर ऐसा होगा, देखो आप सौगंधा, मतलब मैं आपको गलत तो नहीं कहूँगा, आपके दिमाग में शायद से वो चल रहा है कि रैलियाँ वगैरह या उधर जाकर कुछ अनाउंस करना, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर तो वो पूरे देश में वो कर सकते हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहाँ का एमपी ज़्यादा बेटर तरीके से संभाल सकता है। दूसरे एमपी वहाँ पर इधर उधर नहीं जाते फिरते हैं,
रथ यात्रा निकालनी है, रैली करनी है, वो तो कहीं से भी हो सकती है। क्योंकि एक बात बताओ ना मयूर, जहां पर भी रैली या कहीं से भी एक यात्रा निकल रही है शाइनी, तो वो रास्ते में किसी ना किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं शाइनी? देश की धरती जो है, अगर हम उस पर घूम रहे हैं तो वो जिस लैंड पे हम खड़े हैं वो किसी ना किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी तो होगी ना, किसी ना किसी सांसद की, राइट? लेकिन फिर भी हर एक एमपी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता है। क्या अमित शाह, नहीं देखो मेरी बात सुनो पहले, क्या अमित शाह सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज को संभाल सकते हैं देश की? फिर बताओ, एक साथ देख लेंगे सबको। यहां पर सौगंधा लॉजिक लगाओ, जाने वाली एक दिन की जाने वाली बात नहीं है, पूरे 5 साल लेकर चल लोगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी को साथ में। वो वो पीएम है। चलो अगर हम यहां से मोदी जी को हटाते, अब निर्मला सीतारमन जी को ले आऊं मैं, तो अब बात करो, अब बात करो। आप बताओ, पीएम कर सकता है ऐसा कि नहीं कर सकता? आप बताओ। बिल्कुल कर सकता है, सरकार उनकी करंटली। लेकिन हर एक मेंबर जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकता है। यार देखो, ये वही वाली बात है सौगंधा, मैं आपके घर आकर आपको सुझाव दूं कि दीवारें ऐसे कलर की कर लो, तुम अपना घर तोड़वा कर ऐसा बनवा लो, वैसा बनवा लो। अल्टीमेटली जो डिसाइड आप करोगे वो आप करोगे, समझ गए? वो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हो अपने घर को। बोलने को मैं बोल सकता हूँ वहाँ पर, है ना, मैं अंकल आंटी को सुझाव दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। अल्टीमेटली जो डिसाइड होगा वो आप करोगे, ये चीज़ है। और पता है एक बात और बताता हूँ, इसी के लिए एमपी लेड स्कीम स्टार्ट करी गई थी। क्योंकि मयूर ये चीज़ फिर हो सकती है ना कि ऐसे तो जो पीएम है वो ऑपोजिशन मेंबर जो हैं जिन जिन कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पता चला उनका नाम खराब करवा दें वो, तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर अगर वो अपोजिशन पार्टी से है, राइट? तो एमपी लेड स्कीम में क्या होता है कि उनको ना, मतलब ये एक मैंडेटरी है सेंट्रल लेवल की सरकार के लिए कि उनको देना ही पड़ता है वो पैसा। अब मुझे आप ये बताना है इस क्लास के बाद, एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, ऐसा कुछ नाम होता है उसका। आप मुझे ये बताना, जो पैसा दिया जाता है अभी प्रेजेंटली कितने करोड़ चल रहा है, और वो ये चीज आ चुकी है क्योंकि पेपर के अंदर, आप मुझे इसका जवाब देना। और इंटरव्यूअर से भी, मेरे एक फ्रेंड से पूछा जा चुका है ये, वो पैसा पूरे 5 साल के लिए दिया जाता है उस एमपी को, या हर एक साल के लिए दिया जाता है, और कितने करोड़ अभी चल रहा है एमपी लेड स्कीम के अंतर्गत? ये आप मुझे बताओगे इस क्लास के इमीडिएटली बाद। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी एक एमपी को दर्शाता है। देखो अभी ये चैप्टर हम ना पार्लियामेंट के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, जब स्टेट लेजिस्लेचर के परस्पेक्टिव से पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। जब स्टेट लेवल पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, जो उधर की बाइफर्केशंस होती है, वहां से एक एक कौन होगा। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो वहां से एक एक कौन होगा, विधानसभा में जाकर एक एक बंदा कौन होता है, वो क्या पोस्ट होती है उसकी? एमएलए, एमएलए, ठीक है? तो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव इज सेलेक्टेड। और इसलिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, क्योंकि एक ही जन एमपी होता है, एक ही जन पार्लियामेंट में उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इसलिए हमारे देश में इसको बोलते हैं सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। इस सिस्टम के अंतर्गत सिंपल सी बात है, कोई तामझाम नहीं है, एक कैंडिडेट हु इज सिक्योरिंग मेजोरिटी ऑफ वोट्स उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज इलेक्टेड। जो कि मेजोरिटी ऑफ वोट जो सिक्योर करता है उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है एज इलेक्टेड। ये जो सिंपल मेजोरिटी सिस्टम है रिप्रेजेंटेशन का, दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। सिर्फ वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है वो पर्सन, जो उधर के उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं, जो उधर के इलेक्टोरेट है। इन अदर वर्ड्स, यहां पर यह चीज पॉसिबल हो सकती है। एक और चीज इससे निकल कर आती है, माइनॉरिटीज को हो सकता है या स्मॉल ग्रुप्स को हो सकता है, जिनकी भी जनसंख्या कम है, उनको तो कभी फिर आगे आके बढ़ने का, चुनाव में रिप्रेजेंट होने का कभी मौका ही ना मिले। हो सकता है कि नहीं हो सकता बताओ? हमने जब से सिविक्स एज अ सब्जेक्ट, मतलब पॉलिटी को जब हम बचपन में सिविक्स बोलते थे, हमेशा अश्प्रीत हमने एक चीज सीखी है ना, इलेक्शन इज अ गेम ऑफ मनी एंड मसल पावर, राइट? है कि नहीं?
अब ये भी तो हो सकता है सौगंधा कि हम जैसे ये जो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक मेंबर जो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है ना सौगंधा, माइनॉरिटीज की कभी वो बात को सुने ही ना, नजरअंदाज कर दे, और माइनॉरिटीज को कभी मतलब एक तरीके से जो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अंदर एक कंट्री का जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, उसके अंतर्गत अगर उनकी भी वॉइस इंपॉर्टेंट है तो उसको नजरअंदाज कर दे वहां का एमपी जो है, मतलब वो उनके कंसर्न्स को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दे, ऐसा हो सकता है ना सौगंधा। और माइनॉरिटी कभी भी इलेक्शंस में खड़े होकर फिर तो सौगंधा कभी जीत भी नहीं पाएंगे, बिकॉज बिकॉज इट इज अ गेम ऑफ मनी एंड मसल पावर, और बात संख्या की भी है। जब वो नाम ही ये टाइटल यूज हो रहा है माइनॉरिटी, तो इलेक्शंस में जीतना इनके लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है, राइट? अगर ये वहां का कोई माइनॉरिटी ग्रुप है, कोई माइनॉरिटी रिलीजियस ग्रुप है तो। अब ये जो सिस्टम है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, पीआर सिस्टम, एफपीटीपी सिस्टम की वजह से ये डिफेक्ट हो सकता है कि माइनॉरिटीज को अपना ड्यू रिप्रेजेंटेशन ना मिले। लेकिन जो दूसरा सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का, इट एम्स एट रिमूविंग द डिफेक्ट्स ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो गड़बड़ी एफपीटीपी सिस्टम से हो सकती है, इसको सॉल्व करने के लिए पीआर सिस्टम है। पीआर सिस्टम के अंदर क्या होता है, सारे सेक्शंस ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंटेशन मिलती है इन प्रपोर्शन टू देयर नंबर। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उनको भी अपना ड्यू शेयर मिलता है लेजिस्लेचर के अंदर, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है। ये कैसे होती है मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में ये पूरी चीजें समझाऊंगा। अभी यहां पर कोई तुक नहीं बनता, इलेक्शंस का चैप्टर अपना नॉनसेंस हो जाएगा वरना। बस आप ऐसा समझ जाओ कि एफपीटीपी सिस्टम के अंदर ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट हु इज गेटिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, तो जब मुझे पता है कि अगर मैं एक जनरल कैंडिडेट हूं और जनरल जनसंख्या जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, वहां से मुझे वोट मिल जाते हैं, तो स्मॉलर ग्रुप्स या माइनॉरिटीज को उनके इंटरेस्ट को ना मुझे देखने की जरूरत है, ना वो मेरे को वोट करे या ना करे, और मुझे उनको लुभाने की जरूरत भी नहीं है। जिन रीजन्स में अगर वो माइनॉरिटीज रहती है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं कभी जाऊंगा भी नहीं हाथ जोड़ने वोट मांगने, ना मैं उस रीजन के लिए कुछ भला करूंगा, ना उस ग्रुप्स की मैं कभी कोई बात सुनूंगा, और वो मेरा कुछ कर भी नहीं सकते। इस अकड़पन को मारता है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर तिगड़म कुछ ऐसी बिछाई जाती है, गेम कुछ ऐसा चलता है कि ऑल सेक्शन ऑफ द पीपल गेट रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर नंबर। यहां पर कोई सेक्शन मिस आउट नहीं होता। इवन द स्मॉलेस्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, उनको भी ड्यू शेयर मिलता है अपना लेजिस्लेचर के अंदर, वो भी रिप्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं इसको आपको ब्रेक डाउन करके दिखाऊं ना, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाकर देखो, वैसे आप जानते हो उसके बारे में, हालांकि मैं प्रॉपर प्रोसीजर तो बाद में बताऊंगा, लेकिन आप इसको जानते हो। पीआर सिस्टम के अंदर सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं कि इनडायरेक्ट होते हैं? जल्दी बताओ। इनडायरेक्ट। अगर राज्यसभा के एमपीज को चुनना है तो सबसे पहले हम किसको चुनेंगे? जल्दी बताओ। एमएलए। अब एमएलए के लिए अगर हम चुन रहे हैं, अगर हम एमएलए को चुन रहे हैं शाइनी, तो इसका मतलब जो राज्य हैं वो और छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूंसीज में बट गए ना स्टेट के इलेक्शंस के लिए, बताओ। तो जब और छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज बटेंगी, मतलब अगर मान लो ये लोकसभा के चुनाव हैं, तो इस एरिया का हिस्सा इतना है, यानी कि यहां पर 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं इस राज्य की। लेकिन अगर शाइनी ये विधानसभा का चुनाव है, तो कम से कम इतना दिखिएगा ना इसके अंदर, है कि नहीं? तो जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जो माइनॉरिटी ग्रुप शाइनी जो लोकसभा के चुनाव में जहां दबकर रह गए थे, यहां पर तो उनके पास कंप्लीट बॉक्स है पूरा पूरा। तो यहां से पहले किसे चुन लेना है? एमएलए को। और एमएलए जनता के बिहाफ पर किसको इलेक्ट कर देंगे? एमपी को, जो कि कहां बैठेगा? राज्यसभा में, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। अब समझ में आया? थोड़ी बहुत हिंट मिली कि कैसे उनको ड्यू रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। पहले मुझे बताओ, ये वाली बात समझ में आई कि इधर ये सिमट कर रह जाएंगे, हो सकता है इनको देखा भी ना जाए, लेकिन यहां पर इनको पूरा प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। लॉजिकल एक्सप्लेनेशन समझ में आई? नहीं, लोकसभा में नहीं, बिल्कुल नहीं। एमएलए की कोई वैल्यू, क्योंकि जनता का डायरेक्ट वो है वोट, जनता ने इलेक्ट करा, वो माथे जीत के सांसद बन गए। बीच में कोई यहां कोई दलालबाजी नहीं है बीच में। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और लिस्ट सिस्टम। इंडिया के अंदर फर्स्ट काइंड का मतलब ये है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अडॉप्ट करते हैं, लिस्ट सिस्टम
हमारे देश में यूज़ नहीं होता है, ये यूज़ नहीं होता है। दिस इज़ नॉट अडेप्टेबल एंड सूटेबल इन इंडियन सर्कमस्टांसेस। ऐसा क्यों, ये हम जानेंगे PSIR के अंदर और GS पेपर 2 के अंदर भी। इन इंडिया फर्स्ट काइंड इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शंस ऑफ द मेंबर्स टू राज्यसभा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट राज्यसभा के चुनाव के लिए, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव के लिए यानी कि विधान परिषद के चुनाव के लिए, एज वेल एज राष्ट्रपति के चुनाव के लिए और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ये चीज याद रखना, 4 लोगों के चुनाव के लिए यूज होता है। तो आपको एक क्वेश्चन कल को आ सकता है कि वो चारों के नाम दे दे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि MLC के लिए और राज्यसभा के MPs के लिए। तो वो आपको ऑप्शन ऐसा बनाते हैं 1, 2 and 4 ओनली, 2, 3 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। तो उसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। नाम याद रखना, ये नंबर याद रखना, MPs ऑफ राज्यसभा नंबर 1। दूसरा किसके चुनाव में, वाइस प्रेसिडेंट। तीसरा किसके चुनाव में, प्रेसिडेंट। चौथा किसके चुनाव में, MLC के चुनाव में, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। इन चारों के लिए यूज होता है हमारे देश के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद रखना, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इजी है लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन है, आ सकता है फिर से। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो दूसरा हाउस होता है ये स्टेट लेजिस्लेचर में राज्यों के लेवल पर, जो हर राज्य में नहीं होता। भूल गए क्या, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? विधानसभा, विधान परिषद लिखा तो है मैंने, विधान परिषद, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हुए ना, बताओ पक्का है ना। और ये विधान परिषद क्या सारे राज्य में है जहां जहां विधानसभा है? बताओ। विधान परिषद का अस्तित्व किसके ऊपर डिपेंड करता है? इसकी औकात कौन डिटरमाइन करेगा कि होगा कि नहीं होगा? नहीं, उधर का विधानसभा सबसे पहले तो, और विधानसभा फिर शाइनी के रेजोल्यूशन लाता है। रेजोल्यूशन कहां जाता है? पार्लियामेंट, फिर वो डिसाइड करता है। तो इसका अस्तित्व अल्टीमेटली किसके ऊपर डिटरमाइंड है? हाँ, विधानसभा। इसको मिटाने का अधिकार किसके ऊपर है? नहीं यार, विधानसभा, वो भी एक रेजोल्यूशन फिर से देते हैं। मैं फाउंडेशन कोर्स बंद कर दूंगा, कसम से बता रहा हूं मैं। Though some members of the Constituent Assembly had advocated the system of proportional representation for the election of the members of the Lok Sabha, Constituent Assembly में जब डिबेट चर्चा चल रही थी तो लोगों Constituent Assembly के मेंबर्स ने बोला कि लोकसभा के लिए भी ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को चुन लो। लेकिन हमारे संविधान में ऐसा करा नहीं गया, 2 रीजंस की वजह से। अब ये MPPSC का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द 2 प्रोमिनेंट रीजंस गिवन बाय सम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स कि हम लोग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को लोकसभा के चुनाव के अंदर अडॉप्ट नहीं करते हैं, वेयरएस राज्यसभा में वो चीज़ अडेप्टेबल है? तो क्या 2 रीजंस थे वो? नंबर 1, एज इट इज आपको ये लिखना है आंसर, एज इट इज। देखो, एक जो ये PR सिस्टम होता है ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, इसमें ना कोई भी पर्सन के वोट जो होते हैं वो ना वेस्ट नहीं होते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। ये जो FPTP सिस्टम है ना, किसके लिए यूज हो रहा है? लोकसभा के लिए और विधान सभा के लिए। सिंपल भाषा में लिखूं, MP के लिए और MLA के लिए। ओके, क्या होता है इसके अंदर? सिंपल सी चीज होती है, एक कैंडिडेट है A B C D, 1 2 3 4, इसको मिले 55% वोट, इसको मिले 50% वोट, इसको मिले 45% वोट, और इसको मिले मान लो 60% वोट। इनमें से कौन जीतेगा? मान लो एक ऐसे क्राइटेरिया मतलब परसेंटेज पे मत जाओ, टर्म्स पे मत जाओ, लेकिन गिनती मुझे दिखाओ सामने, कौन जीतेगा इनमें से? चलो उसको चेंज कर देते हैं। नहीं चलो ठीक है, लिखा रहने दो। हाँ बताओ मुझे, इनमें से कौन जीतेगा? यानी कि सबसे ज्यादा वोट जिसके वो जीतेगा। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। इट इज जस्ट लाइक आप क्लास में
मॉनिटर के लिए खड़े हुए हो, मॉनिटर की पोस्ट के लिए, जितने ज़्यादा बच्चे, अगर आपका वोट शेयर सबसे ज़्यादा है बच्चों का, तो आप जीत जाओगे ना, बताओ। सिंपल सिंपल सी वोटिंग है ना। पीआर सिस्टम के अंदर पता है क्या होता है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट, यहां पर ना ये जो कैंडिडेट है ना, ए बी सी डी, अब यहां पर पता है क्या होगा, मान लो इसको मिले 30 वोट्स, इसको मिले 20 वोट्स, इसको मिले 10 वोट्स, इसको मिले 5 वोट्स, इनमें से सबसे कम किसके वोट है, डी के। डी को कंपटीशन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन इसकी जो वोट है ना, इसको जो वोट है सब में इक्वल तरीके से डिवाइड करे जाएंगे। अब आप कहोगे सब में इक्वल तरीके से कैसे, ये 5 वोट है, ध्यान से देखना, 5 वोट है, +1 +1 +1, बचे कितने, 5 में से 3 वोट तो डिवाइड हो गए, बचे कितने, 2, इसको हटा रहा हूं मैं, अब 2 वोट बचे हैं। अब इनकी तरह कैलकुलेशन करना, 31 इसके पास है, 21 इसके पास है, 11 इसके पास है, इनमें से सबसे कम कौन, सी कंपटीशन से एलिमिनेटेड, बचे 11 वोट्स, ठीक है, बचे 11 वोट्स, 11 + 2 कितने हो गए टोटल, 13, 13 को इन 2 में डिवाइड करना है, 6 इसको दे दिए, 6 इसको दे दिए, कितने बचे, 1, इन 2 को हटा रहा हूं। अब नीचे फाइनल कैलकुलेशन इसकी करना जरा, 31 + 6 37, 21 + 6 ये एलिमिनेटेड, दिस विल बी डिक्लेयर्ड एज विनर। अब मुझे जरा बताना, इतने बड़े लेवल पे राज्यसभा और विधानसभा, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पर, विधान परिषद एमएलसी के लेवल पर इतना बड़ा ये चुनाव होता है, ये कैलकुलेशन इजी है क्या करना, बताना जरा, सच्ची बताओ, इसको एक इलिटरेट आदमी समझ सकता है क्या, बताओ। इलिटरेट छोड़ो, तुम लोग भी नहीं समझ सकते इस चीज को, और देश जब आजाद हुआ था तब तो माहौल अलग था, बस यही चर्चा उठी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, डिफिकल्टी फॉर द वोटर्स टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उस टाइम पर लो लिटरेसी स्केल था हमारी कंट्री के अंदर, अनपढ़ लोग नहीं समझ सकते थे, लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग भी नहीं समझ सकते इसको आराम से। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि देखो, ये मैं इलेक्शन के चैप्टर में आराम से समझाऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको एक 90% हिंट दे दी है, बस इसके थोड़े थोड़े नाम और प्रॉपर कैलकुलेशन में आपको बता दूंगा, लेकिन होती ऐसे है, जो मैंने आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफर वोट बताया ना, इसके अंदर एक सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज ये होता है, जब हम पढ़ेंगे इसको गवर्नेंस की बुक से, लक्ष्मीकांत ने तो कम दे रखा होता है, इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, इसका मेरिट ये होता है, वोट्स आर नॉट वेस्टेड, वोट्स आर नॉट वेस्टेड। अब मुझे एक बताओ, एफपीडीपी सिस्टम के अंदर ये डी जीता, ये सारे वोट तो वेस्ट हो गए ना, सारे वोट तो वेस्ट हो गए ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं इसको प्रॉपर तरीके से मार्क करता हूं, जरा ध्यान से देखना, जरा एक इसकी सबसे बड़ी तिकड़म देखो, एफपीडीपी सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट देखो, 4 लोग हैं। अब 100% को प्रॉपर तरीके से लिखूंगा मैं, %30 वोट इसको मिले, 25% वोट इसको मिले, 25% वोट इसको मिले, और 20% वोट इसको मिले। क्या 100% वोट सारे डिवाइड हो गए अच्छी तरीके से, बताओ, 25 25 50 60 70 80 90 100, यस 100% पूरा डिवाइड हो गया। इनमें से जीतेगा कौन, इनमें से जीतेगा कौन, ए। लेकिन दोस्तों अब एक गेम दिखाऊं, अब एक गेम दिखाता हूं, ये देखो यार अर्पित, ए 30% वोटों से जीत गया, मतलब इन सारे कैंडिडेट उम्मीदवारों में ठकुराइन सबसे ज्यादा वोट जो है वो ए के पास है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये भी तो निकलता है शायनी, 70% जनता नहीं चाहती थी कि ए बने, लेकिन फिर भी जीत गया ये एफपीटीपी सिस्टम का सबसे बड़ा डीमेरिट है अशप्रीत। कैंडिडेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट वो डिक्लेयर हो सकता है विनर, लेकिन हो सकता है ज्यादातर इलेक्टोरेट जनता
वोटर्स नहीं चाह रहे हैं उसको चुनना। अगर चाह रहे होते तो 30% ही वोट क्यों मिले इसको फिर? और ये डीमेरिट उत्पन्न कैसे होता है, कैसे बर्थ लेता है ये डीमेरिट? बिकॉज वोट्स आर बाइफरकेटेड, जितने उम्मीदवार उतने लोगों के बीच में वोट डिवाइडेड। यही चीज समझ में आई थी नॉन कांग्रेसिज्म के टाइम पर राम मनोहर लोहिया को, यही चीज कि हमारे वोट ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। और अगर हम सब मिल जाएं तो अब बताओ जरा, ये सारी अगर पार्टीज मिल जाएं, सारे कैंडिडेट मिल जाएं, अब कितने वोट हैं इसके? 70%। अब कौन बनेगा? ए बनेगा कि बी सी डी बनेंगे? अब समझ में आया नॉन कांग्रेसिज्म की आइडियोलॉजी? अब बताओ कि कैसे हरा पाए थे लोग इंदिरा गांधी को और कांग्रेस की सरकारों को राज्य में। अब समझ में आया क्या चीज पकड़ ली थी राम मनोहर लोहिया जी ने इस पॉलिटिकल एफपीडीपी सिस्टम के डिफेक्ट के बारे में? बताओ जल्दी। यार ये जीएस पेपर 2 का बहुत बड़ा टॉपिक है। कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद डाटा ऑफ अदर कंट्रीज, हमने बोरो करा था ये फीचर, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है। हाँ। क्या जीतेगा? हाँ। नहीं वो तो नहीं नहीं, वो तो मैंने ये मैंने एक सिचुएशन लिया है, लेकिन अर्पित होता क्या है, जो रियल पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, आपको पता है प्रेसिडेंट के उम्मीदवार तो आप भी खड़े हो सकते हो। नंबर ऑफ वोटर्स अगर आपको, अगर आप अपने एरिया से ना, जहाँ पर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, आप घर घर जाके एक पन्ने पे साइन करवा के ले आओ और वो दे दो चुनाव आयोग को जाकर, कितने लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या मैं खड़ा हो सकता हूँ? ऐसे ही एक लोकल पर्सन बहुत बार हमारे देश में प्रेसिडेंट को चैलेंज करने के लिए खड़े हो जाते हैं, कई बार हो चुका है ऐसा एक बारी। वो अलग बात है कि जमानत जब्त हो जाएगी अगर हारे तो, मतलब जो भी है। लेकिन ये तो मैंने 4 लोगों में एक एग्जाम्पल लिया है बस, एक ये। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ऐसे मत जाओ, इसके अंदर बहुत प्रक्रिया होती है, मैं आपको समझाऊंगा। वो अभी के लिहाज से आपको ठीक लग रहा है यस कि हमेशा ए ही जीतेगा, हमेशा ए ही जीतेगा। कभी कभार जब 2 लोगों के वोट सेम हो जाएंगे फिर क्या करोगे, ये भी तो बात है। और यहां पर पता है क्या प्रक्रिया, इसको ऐसा मत सोचो, ये तो अभी मैं बच्चों के लिहाज से समझा रहा हूं। यहां पर पहली बात है कि जनता का तो कोई योगदान ही नहीं है, पहली बात है यहां पर एमएलए होते हैं, और किस विधानसभा में किस राज्य में कितने एमएलए, ये उसके बाद फिर ऊपर डिपेंड करता है, वो भी सेम नहीं है। बात तो ये भी है ना, 28 राज्य, 28 विधानसभा, और केंद्र शासित प्रदेश जिसमें से 3 में विधानसभा, ये भी बात है। सबके नंबर अलग। आप करो कैलकुलेशन दिमाग के अंदर, अब हो गया कॉम्प्लिकेशन। और ये उम्मीदवार भी बहुत सारे खड़े हो जाते हैं कभी कभार, बहुत सारे। ये चीज है। कभी आप इमेजिन कर सकते हो, कभी आप इमेजिन कर सकते हो कि पीएम के लिए उम्मीदवार, मतलब देश में हमारे 1400 लोग, 1000 लोग होंगे पीएम के उम्मीदवार, नहीं ना? लेकिन ऐसे लार्ज स्केल पे उम्मीदवार ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अंदर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि उधर एक मतलब डिफेक्ट कह लो या इसको मौका कह लो, सबके पास एक मौका है ये बताने का कि हम भी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमें जीतने का मौका मिल जाए। हाँ शाइनी, क्या पूछ रहे थे बताओ? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सेकंड चॉइस को करते हैं, लेकिन वो तो मैं वही तो बता रहा हूँ, मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए दिया कि इस तरीके की प्रक्रिया एक होती है। अब मैं उसको टू वर्ड अगर समझाने जाऊँ ना, तो फिर 1-2 घंटे की क्लास, फिर एक तो चलेगी एफपीटीपी के ऊपर, और 3-4 घंटे की क्लास और टेबल्स बना बनाकर वो चलेगी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बेसिस पर। ठीक है। वो अभी हमारा यहाँ पर कंसर्न नहीं है। मैंने आपको एक रफली वे एक फिगर समझा दिया कि बस मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मैंने जो लास्ट पर्सन है ना, बस उसको मैंने बोल दिया था शायनी ऐसा कि, लेकिन यहाँ पर मेरे को समझाने का मकसद ये था कि वोट्स डिवाइड होते हैं। बात ये है, जिस सोर्स से आप पढ़कर आए हो ना, मैं जानता हूँ वो सोर्स ठीक है कि मुझे पता है, लेकिन बात यही है कि अभी नहीं बता सकता मैं इनको, वो वाली चीज़ समझ में नहीं आएगी अगर। हाँ लेकिन अच्छी बात यह कि 11th क्लास की जो बुक है, पॉलिटी की 11th क्लास की भी जो बुक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से दे रखा है शाइनी, राइट? हाँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है ना, देखा शाइनी? आई नो वॉट यू आर डूइंग। अनसूट, हाँ जी बताओ। It is unsuitable to the parliamentary government due to the tendency of the system। यहां पर क्या होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अंदर,
पॉलिटिकल पार्टीज काफ़ी मल्टीप्लाई होती हैं, जिसकी वजह से कोलिजन पॉलिटिक्स इमर्ज होता है। कोलिजन पॉलिटिक्स इमर्ज होगा तो सरकार काफ़ी इंस्टेबल रहती है, अनस्टेबल, क्योंकि उसके अंदर जब सबको पता रहता है पार्टीज को कि वोट्स वेस्ट नहीं होने ना, तो मल्टीपल पार्टीज फाइट इलेक्शंस, ठीक है, मल्टीपल कैंडिडेट्स ऑल्सो। अगर हम लोग बात करें सिर्फ पार्टी के ना बोलकर, क्योंकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में कोई पार्टी तो होगी नहीं, है ना। बताओ क्या कोई पार्टी होती है वहां पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में? बताओ। ये पार्टी वाली बात तो हम राज्यसभा और विधान परिषद के लिए कर रहे हैं ना शाइनी, है ना। ये चीज़ है, इसकी वजह से कोलिजन गवर्नमेंट्स बनती है। कोलिजन गवर्नमेंट्स आपको पता है। अच्छा मुझे बताओ, कोलिजन नेचर जो होता है सरकार का, या फिर अगर कोलिजन गवर्नमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा बन जाए और मल्टीपल पार्टीज, मतलब आप मल्टीपल पार्टीज को ऐसा समझ जाओ कि बहुत पार्टीज हो, बहुत ज़्यादा पार्टीज हो देश के अंदर, इससे ये एक हेल्दी साइन है डेमोक्रेसी का या फिर अनहेल्दी साइन है? बताओ, है ना। क्योंकि सब लोगों के अंदर इसका अर्पित क्या मकसद हमें दिख रहा है, हर किसी इंसान के अंदर, हर किसी पार्टी के अंदर सिर्फ सत्ता में आने की भूख है ना, और वो सत्ता में आने के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं, राइट। और हमारे देश में शाइनी ऐसे ही डिकेट चला था ना बिस्मिक 1990s का, हफ्ते हफ्ते महीनों महीनों भर के लिए कुछ कुछ सरकारें बनी थी, राइट। एडिशनली और भी डीमेरिट्स होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के। वो क्या है? एक तो ये सिस्टम काफी एक्सपेंसिव है, यहां पे फिर बाय इलेक्शंस करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे लोकसभा या फिर विधानसभा, ये हाँ विधानसभा के चुनाव में होता है। अब बाय इलेक्शन किन किन सरकमस्टांसेस में होते हैं? एमएलए या एमपी रिजाइन दे गया हो, या उसकी डेथ हो जाए, कुल मिलाकर वो सीट वेकेंट हो जाए 5 साल कंप्लीट होने से पहले, राइट। तो बीच में जो इलेक्शंस होते हैं इसी को बाय इलेक्शन कहते हैं। क्या किसी को भी कोई डाउट है बाय इलेक्शंस में? अर्पित, बाय इलेक्शंस नॉर्मल उससे प्रक्रिया से अलग होते हैं ना, ये चीज पता है ना, है ना। यहां पर अब ये चीज इतनी कॉम्प्लिकेटेड ऑलरेडी, अब बाय इलेक्शंस करवाने जाएंगे तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, और ऊपर से एक्सपेंसिव है। यहां पर फिर एक और चीज देखी जाती है, वोटर्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में इंटीमेट कॉन्टेक्ट नहीं है। अब इंटीमेट कॉन्टेक्ट का मतलब ये तो नहीं है कोई सेक्स तो करना नहीं है, डायरेक्ट वोटिंग नहीं है, क्योंकि बीच में कौन है यहां पर? अगर हम मैं राज्यसभा के चुनाव की बात कर लूं तो बीच में कौन है? एमएलए, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कुछ ज्यादा ही बात होने लग जाती है, जिसकी वजह से माइनॉरिटी थिंकिंग प्रमोट होती है और ग्रुप इंटरेस्ट प्रमोट होते हैं, विच इज अगेन नॉट अ हेल्दी साइन इन द लॉन्ग टर्म फॉर डेमोक्रेसी। फिर क्या होता है, वोटर की सिग्निफिकेंस जो है इस सिस्टम से डिक्रीज हो जाती है, पार्टी की सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है। ये भी एक बात है, वोटर साइडलाइन और पार्टी ज्यादा दिखती है, क्योंकि फिर यहां पर शाइनी पार्टीज को ये भी पता है ना कि वोट्स वेस्ट ही नहीं होने। तो जैसे यहां पर वही वाली बात आती है शाइनी, एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी नहीं होती, जैसे कि जब तक इंसान रेस कंप्लीट ना करे तब तक वो जीता ही हुई रहता है। तो सबको उम्मीद रहती है यहां पर कि अभी भी हमारा चांस बन सकता है, ये चीज है। अब हमने यहां पर जो अटमोस्ट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट था ना पार्लियामेंट के चैप्टर का, मतलब बहुत ज्यादा हमने जो डिटेलिंग करी और बहुत कॉम्प्लिकेशन से जो अभी तक हम यहां पर आए हैं एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर में, अब ये ओवर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो खत्म हो गया है। अब हम जर्नली जैसा राजनीतिक मुद्दे होते हैं, अब हम जैसे विधानसभा के अंदर एंटर करें, लोकसभा के अंदर एंटर करें, अब हम प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को इसी प्रकार से देखेंगे। अब चैप्टर स्मूथ तरीके से चलेगा, अब आपको कुछ हाई लेवल की बातें या ओवर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा अब चैप्टर्स के अंदर। तो ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस हम जानेंगे पार्लियामेंट की, एज वेल एज ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस एट द स्टेट लेवल। लेकिन ये 2 हाउसेस आपको जैसा कि पता है हर एक राज्य में तो देखेंगे नहीं आपको, विधान परिषद क्योंकि हर एक राज्य में नहीं होता है। इसको हम देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ द 2 हाउसेस के टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।